जरा सोचिए, स्पेन के किनारे पे खड़े हैं और सामने बिल्कुल साफ अफ्रीका का मोरक्को नजर आ रहा है। दो महाद्वीप एक दूसरे को देख रहे हैं, इतने पास कि हाथ बढ़ाकर छू लेने का मन करे। पर एक सवाल है जो सालों से हवा में तैर रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आज की तारीख में जब हम मंगल पर जाने की बातें कर रहे हैं, तब भी दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा कोई पुल या सुरंग क्यों नहीं है? ये ये तो मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा रहस्य लगता है ना? 14 किलोमीटर मतलब मुंबई से नवी मुंबई जितनी दूरी। सोचिए, बिना ट्रैफिक के आधे घंटे में पार होने वाली दूरी। अगर यहाँ कोई लिंक होता तो यूरोप से अफ्रीका जाना कितना कितना ही आसान हो जाता। अब ये जिब्राल्टर की खाड़ी, ये सिर्फ पानी का एक संकरा सा रास्ता नहीं है। इसे समझिए दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक बेहद जरूरी नस, एक धमनी। अगर ये रुक गई तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है, और इसीलिए इसे चोक पॉइंट कहते हैं। और यहाँ के जो आंकड़े हैं ना, वो सच में चौंकाने वाले हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा जहाज यहाँ से गुजरते हैं। सोचिए, पूरी दुनिया का 1/3 तेल और गैस, आधा ग्लोबल ट्रेड और तो और यूरोपियन यूनियन का 80% सामान इसी रास्ते से आता जाता है। अब ये आंकड़े तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ एक परमानेंट लिंक कितना जरूरी है, पर फिर भी ये आज तक असंभव सा ही लगता है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कोशिश ही ना की हो। 100 साल से भी ज्यादा समय से लोग इन दो महाद्वीपों को जोड़ने के सपने देखते आ रहे हैं। और ये सपने, अरे ये कोई छोटे मोटे सपने नहीं थे। चलिए देखते हैं कि ये सपने कितने बड़े और महत्वाकांक्षी थे। 1920 का दशक। एक जर्मन आर्किटेक्ट थे, हरमन सोर्गिल। वो एक ऐसा आइडिया लेकर आए जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है। उनका प्लान था एटलांट्रोपा। मतलब उनका प्लान तो यकीन से परे था। सोचिए, जिब्राल्टर पर एक बहुत बड़ा बांध बनाना, फिर भूमध्य सागर का पानी कम करना, और फिर जो नई जमीन निकलेगी उससे यूरोप और अफ्रीका को जोड़ देना। कमाल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पानी का लेवल कंट्रोल करने के लिए 7 और बांध बनाने का भी प्लान था। तो सवाल उठता है कि ये शानदार सपना हकीकत क्यों नहीं बना? वजहें बिल्कुल साफ थीं। एक तो बेहिसाब पैसा लगता, दूसरा पर्यावरण पर इसका जो असर होता वो विनाशकारी होता, और हाँ, 1920 के दशक में इतनी टेक्नोलॉजी भी कहाँ थी। सच कहें तो ये सपना अपने समय से बहुत बहुत आगे था। अच्छा, हाल के दिनों में भी एक और फ्यूचरिस्टिक आइडिया आया, आर्किटेक्ट यूजीन तुत्सुई की तरफ से। देखिए, एक तरफ तो होते हैं हमारे पारंपरिक पुल, स्टील और कंक्रीट के खंभों पर टिके हुए, और दूसरी तरफ था तुत्सुई का आइडिया, एक तैरता हुआ पुल, बिल्कुल किसी समुद्री जीव की तरह लचीला, और जब जहाज़ों को रास्ता देना हो तो वो पानी के नीचे भी जा सकता था। कमाल का आइडिया था। तो ये तो हो गए सपने, लेकिन इन सपनों से हटकर एक बहुत कठोर सच्चाई भी है। असल में दशकों से जो चीज इंजीनियरों को हराती आई है, वो है यहाँ के भूवैज्ञानिक और समुद्री खतरे। रिसर्च जहाज़ों जैसे कि नॉटिलस और पोलारिस ने जब सबसे छोटे रास्ते, मतलब उस 14 किलोमीटर वाले कैनियन रूट की जांच की, तो उन्हें 5 बड़ी दिक्कतें मिली, और इन्हीं दिक्कतों ने इस रास्ते को लगभग नामुमकिन बना दिया। देखिए, किसी भी बिल्डिंग के लिए उसकी नींव सबसे जरूरी होती है, राइट? अब यहाँ समुद्र के नीचे की जमीन ब्रेक्शिया नाम की एक चीज से बनी है, जो बहुत ही कमजोर है। इसको ऐसे समझिए जैसे गीली मिट्टी में कुछ पत्थर के टुकड़े मिला दिए हों। अब ऐसी नाजुक नींव पर कोई पुल बनाएंगे तो उसके खंभों के गिरने का खतरा तो हमेशा ही रहेगा। और फिर बात आती है गहराई की, जो सच में होश उड़ाने वाली है। दुनिया की जो सबसे गहरी अंडसी टनल है ना, वो करीब 300 मीटर गहरी है। लेकिन जिब्राल्टर का ये सबसे छोटा रास्ता, ये 900 मीटर गहरा है। मतलब 3 गुना ज्यादा। इतनी गहराई में पुल के खंभे खड़े करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा खतरा कुछ और ही है। ये पूरा इलाका अफ्रीकी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के ठीक टकराव वाली जगह पर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पुल बना तो उसकी नींव 2 अलग-अलग प्लेटों पर होगी, जो लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं, हिल रही हैं। ये किसी भी इंजीनियर के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये काम पूरी तरह से नामुमकिन है? नहीं। दशकों की रिसर्च के बाद आखिरकार इंजीनियरों को एक रास्ता मिला, एक उम्मीद की किरण दिखाई दी।
तो इंजीनियरों ने एक दूसरा लंबा रास्ता चुना, 28 किलोमीटर का थ्रेशहोल्ड रूट। अब ये रास्ता भले ही लंबा है, पर यह सिर्फ 300 मीटर गहरा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ की जमीन ज्यादा स्थिर है। मतलब लंबा जरूर है, पर कहीं ज्यादा सुरक्षित और बनाने लायक है। तो जो मौजूदा प्लान है वो किसी पुल का नहीं बल्कि 3 अंडरसी रेल सुरंगों का है। 2 सुरंगें होंगी मेन रेल ट्रैफिक के लिए और एक बीच में होगी सर्विस टनल। और एक दिलचस्प बात, इसमें कारों के लिए कोई सड़क नहीं होगी, सिर्फ ट्रेनें चलेंगी। और अगर ये बन गया तो इसका असर जबरदस्त होगा। कैसाब्लांका से मैड्रिड का सफर, जो अभी 12 घंटे लेता है, वो घटकर सिर्फ 5.5 घंटे का रह जाएगा। सोचिए, व्यापार और सफर में कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। तो चलिए, इंजीनियरिंग की पहेली तो सुलझ गई, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। अब जो सबसे बड़ी रुकावट है वो टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि कुछ और है। एक ऐसी चीज जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे बार बार राजनीतिक मुद्दों ने इस प्रोजेक्ट को रोका है। 2006 में कॉन्ट्रैक्ट मिला, पर 2008 में स्पेन और मोरक्को के बीच टेंशन हुई और प्रोजेक्ट रुक गया। फिर 2020 में एक और डिप्लोमैटिक मसला हुआ और प्रोजेक्ट फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। और इस सारे तनाव की जड़ में हैं 2 शहर, स्यूटा और मेलीला। हैं तो ये मोरक्को की जमीन पर, लेकिन इन पर कंट्रोल स्पेन का है। और यही दशकों पुराना जमीनी विवाद इस इतने बड़े प्रोजेक्ट के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। तो आखिर में बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि सबसे बड़ी बाधा जमीन के नीचे की चट्टानें नहीं, बल्कि इंसानी रिश्ते हैं। स्टील और कंक्रीट का पुल बनाने से पहले दोनों देशों को विश्वास और समझ का एक पुल बनाना होगा। और ये पुल, ये किसी इंजीनियर की कारीगरी से नहीं, बल्कि आपसी समझ और सहयोग से ही बन सकता है।